दुनिया के 5 सबसे ताकतवर इंसान जिन्होंने तारीख बदल दी। ये वो 5 गैर मामूली शख्सियात हैं जिनके फैसलों ने अरबों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या आप जानते हैं एक फौजी जनरल ने कैसे 50 लाख लोगों को मौत से बचाया, या एक गरीब मजदूर का बेटा कैसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना। देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट में। शख्सियत नंबर 1, इलॉन मस्क। इस लोहे के इंसान ने कैसे दुनिया को टेक्नोलॉजी का गुलाम बनाया। उनका कौल है कि अगर चीजें खौफजदा नहीं करती तो आप कुछ नया नहीं कर पाते। एलन मस्क की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा होने वाले इस बच्चे ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। उसने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया जिसे उसने ताबत $10 में फरोख्त किया। स्कूल के दिनों में वो अक्सर तंग किया जाता था, लेकिन उसने अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बनाया। वो रोजाना 10 घंटे किताबें पढ़ता था, खास तौर पर साइंस फिक्शन की किताबें जिन्होंने उसके जहन में मुस्तकबिल के ख्वाबों को जन्म दिया। 1995 में एल्वन ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी कंपनी शुरू की। इस वक्त उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपार्टमेंट का किराया अदा कर सकें। वो बहुत मुश्किल वक्त में जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो अपने दफ्तर में ही सोते थे। वो एक कंप्यूटर पर 24 घंटे काम करते थे। 1992 में कॉम्पैक्ट ने उनकी कंपनी $307 मिलियन में खरीदी, जिससे एल्वन मस्क को $22 मिलियन की आमदनी हुई। 1995 में एल्वन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी कंपनी की बुनियाद रखी। इस वक्त उनके पास माली वसाइल इंतहाई महदूद थे, यहाँ तक कि वो अपने अपार्टमेंट का किराया भी अदा नहीं कर सकते थे। ये दौर उनके लिए इंतहाई कठिन था और उन्हें अपने ही दफ्तर में सोना पड़ता था। वो दिन रात एक करके एक ही कंप्यूटर पर मुसलसल मेहनत करते थे, बगैर किसी आराम के। उनकी ये लगन और जुस्तजू बिल आखिर रंग लाई जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने उनकी कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से एल्वन को $22 मिलियन की आमदनी हुई, जो उनकी मेहनत और अज़्म का सिला था। ये वाकया एल्वन मस्क की जिंदगी का एक अहम मोड़ था, जिसने इन्हें मुस्तकबिल में मजीद बड़े ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। एल्वन की कहानी महज एक माली कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि ये अज़्म, हिम्मत और लगन की एक मिसाल है। उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपने काम पर यकीन रखा। Zip2 की कामयाबी ने न सिर्फ उन्हें माली तौर पर मुस्तहकम किया, बल्कि ये उनके लिए एक बड़ी छलांग का मौका भी साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने X.com, जो बाद में पेपैल बना, SpaceX, टेस्ला और दीगर कई इनकलाबी कंपनियों की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया भर में अपना असर रखती हैं। Zip2 की कहानी से ये सबक मिलता है कि कामयाबी के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। एल्वन मस्क ने न सिर्फ मुश्किल वक्त में सब्र किया, बल्कि अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज रखी। उनकी ये कहानी हर इस शख्स के लिए हौसला अफजा है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान में अज़्म हो तो कोई भी रुकावट इसे रोक नहीं सकती। आज एल्वन मस्क दुनिया के सबसे कामयाब और बाअसर अफराद में से एक हैं, लेकिन इनकी ये कामयाबी यकदम नहीं आई। ये उनकी सालों की मेहनत, कुर्बानियों और नाकामियों के बाद हासिल होने वाली फतह है। Zip2 की कहानी इस सफर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक अहम बाब है जो बताता है कि कामयाबी के लिए कितनी कुर्बानियां दरकार होती हैं। उसके बाद एल्वन मस्क ने X.com की बुनियाद रखी, जो बाद में पेपॉल के नाम से मशहूर हुई। 2002 में eBay ने पेपॉल को $1.5 अरब में खरीद लिया, जिससे एल्वन को $165 मिलियन की कमाई हुई। लेकिन एल्वन का असल ख्वाब तो कुछ और था। उसने अपनी पूरी दौलत 2 नई कंपनियों में लगा दी, X स्पेस और टेस्ला में। SpaceX के पहले 3 रॉकेट लॉन्च नाकाम रहे। 2008 इलॉन मस्क के लिए इंतहाई मुश्किल साल था। उसकी शादी टूट चुकी थी, टेस्ला दिवालियापन के करीब पहुंच चुकी थी और SpaceX का चौथा रॉकेट लॉन्च ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। खुशकिस्मती से ये लॉन्च कामयाब रहा और नासा ने SpaceX के साथ $1.6 अरब का मुआहिदा कर लिया। टेस्ला ने भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रॉडस्टर मुतारिफ कराई। इब्तदाई मुश्किलात के बाद आज टेस्ला दुनिया की सबसे कीमती ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। एल्वन मस्क ने 2015 में AI, जो ChatGPT बनाने वाली कंपनी है, ओपन की और 2016 में न्यूरॉलिंक और बोरिंग कंपनी भी शुरू की। 2022 में एल्वन ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदकर उसका नाम X रख दिया। इसका कहना है कि उसने ये खरीदारी आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की है। एल्वन के मुस्तकबिल के मंसूबों में मार्स पर इंसानों की आबादकारी और हाइपरलूप नामी सुपर फास्ट ट्रेन शामिल हैं। एल्वन मस्क के कुछ मशहूर अक़वाल। पहला कौल, अगर कुछ आपको खौफज़दा नहीं करता तो शायद आप कुछ नया नहीं कर रहे। दूसरा कौल, कामयाबी के लिए आपको हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए। तीसरा कौल, जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो अपने आप को एक सिपाही की तरह तैयार करें। अगर हम एल्वन मस्क की जिंदगी से सबक लें तो हम समझ सकते हैं कि मुश्किलात आर्जी होती हैं, लेकिन अगर हम अपने मकसद पर डटे रहें तो आखिरकार कामयाबी हमारे कदम चूमती है। उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो दुनिया भर के नौजवानों को ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की तरगीब देती है।
और हमारे लिए ये भी सबक है कि हम नाकामी से ना घबराएं, मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारें और अपने ख्वाबों के पीछे पूरी लगन से लगें। उसने साबित किया कि एक आम सा इंसान भी अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। इख्तितामिया, अगर आपको एल्वन मस्क की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप एल्वन मस्क के किस मंसूबे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं दुनिया की दूसरी शख्सियत के बारे में। शख्सियत नंबर 2, जेफ बेजोस। हैरत अंगेज हकीकत से दुनिया के अमीर तरीन शख्स तक जेफ बेजोस की गैर रिवायती कामयाबी की कहानी। जेफ बेजोस की कहानी एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने एक छोटे से गैरेज में बैठकर एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स एंटरप्राइज बन चुकी है। 1964 में न्यू मैक्सिको में पैदा होने वाले जेफ ने बचपन से ही इजादात में दिलचस्पी ली और अपने नन्हे हाथों से ही काम करने वाला अलार्म सिस्टम बना डाला। टेक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट में मुख्तलिफ कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन 1994 में उन्होंने एक ऐसा ख्याल सोचा जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इंटरनेट पर किताबें बेचने के इस सादा से ख्याल ने अमेज़न को जन्म दिया, जो पहले सिर्फ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी, लेकिन आज दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा सारिफीन की खिदमत कर रही है। अमेज़न के खुफिया उसूल, वो छुपे हुए कवायद जो जेफ बेजोस को कामयाब बनाते हैं। अमेज़न की कामयाबी के पीछे चंद गैर मामूली उसूल कारफरमा हैं जो कंपनी की सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। कस्टमर ऑब्सेशन, ग्राहक की दीवानगी। हर फैसले में सबसे पहला सवाल कस्टमर के लिए बेहतर क्या है होता है। जेफ बेजोस अक्सर खाली कुर्सी छोड़ देते थे ताकि याद रहे कि मीटिंग में सबसे अहम शख्स ग्राहक मौजूद नहीं। डिसएग्रीमेंट एंड कमिट, इख्तिलाफ करो फिर पाबंद हो जाओ। मुलाजिमीन को आजादी है कि वो फैसलों से इख्तिलाफ करें, लेकिन एक बार फैसला हो जाने के बाद सबको उस पर मुत्तफिक होना पड़ता है। 2 पिज़्ज़ा रूल, 2 पिज़्ज़ा का उसूल। अगर कोई टीम 2 पिज़्ज़ा खाकर मीटिंग नहीं कर सकती तो वो बहुत बड़ी है। ये उसूल छोटी चुस्त टीमों को फरोग देता है। 1 डे माइंडसेट, पहले दिन का जहन। जेफ बेजोस हर साल अपने हवाले से याद दहानी करते हैं कि अमेज़न अभी पहले दिन पर है, चाहे कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। बैकवर्ड्स वर्किंग यानी उल्टा काम करना। अमेज़न पहले प्रेस रिलीज लिखती है जैसे कोई प्रोडक्ट कामयाब हो चुकी है, फिर उसे हकीकत बनाने के लिए काम करती है। फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव, हिस्सों में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव। सीनियर लीडर्स को अमली काम में भी हिस्सा लेना होता है, सिर्फ हुक्म देने से काम नहीं चलता। हाई स्टैंडर्ड्स, एला मेयारात। जेफ का मानना है कि एला मेयारात मुताद्दी होते हैं। जब एक शख्स एला मेयार अपनाता है तो दूसरे भी इसकी तकलीद करते हैं। क्या आप जानते हैं अमेज़न के अंदरूनी दस्तावेजात में पावर पॉइंट की बजाय 6 पेजेस नैरेटिव इस्तेमाल होते हैं। हर मीटिंग के शुरू में 30 मिनट खामोशी से दस्तावेज पढ़ने में गुजारे जाते हैं। ये खुफिया उसूल अमेज़न को रिवायती कारोबारी इदारों से मुमताज करते हैं और यही वजह है कि कंपनी मुसलसल जिद्दत तराजी कर पाती है। क्या आप अपने कारोबार में उनमें से कुछ उसूल अपना सकते हैं? 3 लोगों के साथ शुरुआत, अमेज़न का अनोखा आगाज। 1994 में जेफ बेजोस ने अपने गैराज में सिर्फ 2 दीगर अफराद, अपनी बीवी मैकेंजी और एक प्रोग्रामर के साथ मिलकर अमेज़न की बुनियाद रखी। ये तीनों अफराद एक छोटे से कमरे में किताबें पैक करते, खुद डिलीवरी करते और कस्टमर सर्विस का जवाब देते थे। जेफ ने शुरू में एक पुराना दरवाजा डेस्क के तौर पर इस्तेमाल किया, जो आज भी अमेज़न हेडक्वार्टर में दरियाए अमेज़न के नाम से महफूज है। ये साबित करता है कि अजीम कारोबारी सल्तनतों की शुरुआत भी छोटे और गैर रिवायती तरीकों से होती हैं। अज़ापर एक का बहरान कैसे टाला? जेफ बेजोस की हिकमत अमली। 2001 में .com बहरान के दौरान अमेज़न के शेयर्स 20% गिर गए। कंपनी को $1.4 बिलियन का नुकसान हुआ और 1300 मुलाजिमीन को निकालना पड़ा। लेकिन जेफ बेजोस ने 3 दानिशमंदाना फैसले किए। क्लाउड कंप्यूटिंग पर शर्त AWS अमेज़न वेब सर्विसेज की बुनियाद रखी, जो आज कंपनी का सबसे मुनाफे बख्श हिस्सा है। कस्टमर ट्रस्ट बहाल किया, प्राइम मेंबरशिप का आगाज करके वफादारी बढ़ाई, लागत में कमी की, तमाम गैर जरूरी इखराजात काट दिए। ये मुश्किल फैसले अमेज़न को बचाने का सबब बने और साबित किया कि बहरान को मौके में बदला जा सकता है। ब्लू ओरिजिन कैसे बनाए? जेफ का खलाई ख्वाब। 2000 में जेफ बेजोस ने खुफिया तौर पर ब्लू ओरिजिन की बुनियाद रखी, जो उनका बचपन का खलाई ख्वाब था। इन्होंने हर साल अमेज़न के अपने शेयर्स बेचकर उसे फंड किया। इब्तदाई 7 साल तक कंपनी का वजूद तक खुफिया रखा गया। आज ब्लू ओरिजिन .न्यू शिपार्ड रॉकेट के जरिए खलाई सयाहत शुरू कर चुकी है। न्यू ग्लेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो चांद तक रसाई मुमकिन बनाएगा। CLPS प्रोग्राम के तहत नासा के साथ चांद पर लैंडिंग करेगी। जेफ का कहना है,
हम जमीन को बचाने के लिए खला में जाने पर मजबूर हैं। ये तीनों वाकयात जेफ बेजोस की अनथक मेहनत, दौरानदेशी और मुश्किलात से निपटने की सलाहियत को जाहिर करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई ख्वाब है जो नामुमकिन लगता हो? जेफ बेजोस का सफर हमवार नहीं था। 2000 के दूधकाली बहरान के दौरान अमेज़न के शेयर्स बजे प्रतिशत तक गिर गए थे, लेकिन जेफ ने हिम्मत नहीं हारी। इनकी क़यादत में अमेज़न ने क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंडल और मसनूई जहानत के शोबों में भी कदम रखा। 2018 में वो दुनिया के पहले 150 अरब डॉलर वाले शख्स बन गए, लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं। इन्होंने 2000 में ब्लू ओरिजिन नामी खलाई कंपनी कायम की, जो अब खलाई सयाहत के मैदान में इंकलाब बर्पा कर रही है। जेफ बेजोस की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि बड़े ख्वाब देखने से न घबराएं। दूसरा, नाकामी को हतमी न समझें। और तीसरा, जिद्दत तराजी को कभी नजरअंदाज न करें। आज जेफ अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा फलाही कामों पर खर्च कर रहे हैं, खास तौर पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के शोबों में। उनका कहना है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ऐसे मौके तलाश करने होंगे जो दूसरों को नजर न आए। जेफ बेजोस की कहानी सिर्फ एक अमीर शख्स की कहानी नहीं, बल्कि इस अज़्म की कहानी है जो एक आम इंसान को गैर मामूली बना देता है। उनका सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास एक वाज़ेह विजन है, बेपनाह लगन है और मुश्किलात का मुकाबला करने का हौसला है, तो आप गैरेज से लेकर दुनिया की बुलंदियों तक का सफर तय कर सकते हैं। इस इख्तितामिया के साथ अब हम चलते हैं दुनिया की तीसरी शख्सियत की तरफ। शख्सियत नंबर 3, मलाला यूसुफज़ई। लड़कियों में तालिबान के खिलाफ पहला ब्लॉग 11 साल की उम्र में नोबल इनाम जीतने वाली सबसे कम उम्र। हालिया काम, मलाला फंड के जरिए 13 ममालिक में लड़कियों की तालीम गोली खाकर भी कैसे जीती गई लड़ाई। मलाला यूसुफज़ई की गैर मुतवक्के कामयाबी, या पेश लफ्ज़ मलाला यूसुफज़ई। ये नाम अब सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि हिम्मत, इस्तिकामत और तालीम की जद्दोजहद का इस्तिआरा बन चुका है। एक ऐसी लड़की जिसने तालिबान की गोली खाई, मौत को शिकस्त दी और पूरी दुनिया में लड़कियों की तालीम का परचम बुलंद किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हीरोइन की कहानी नहीं, ये एक आम सी लड़की की गैर मामूली हिम्मत, इसके वालिद की दौरानदेशी और एक ऐसे खानदान की ताकत की दास्तान है जिसने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सवात की वादी से आलमी शोहरत तक इब्तिदाई जिंदगी। मलाला यूसुफज़ई 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके सवात में पैदा हुई। इनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई एक स्कूल चलाते थे और तालीम के हवाले से बहुत सरगर्म थे। मलाला को शुरू ही से पढ़ने का शौक था और वो अपने वालिद की तरह तालीम की अहमियत को समझती थी। लेकिन 2007 में सूरत हाल बदल गई जब तालिबान ने सवात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया और खवातीन की तालीम के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। बिलाग निगारी से आलमी तवज्जो तक आवाज उठाना। 2012 में सिर्फ 11 साल की उम्र में मलाला ने BBC उर्दू के लिए एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने तालिबान के खौफ के तहत सवात में अपनी जिंदगी के तजर्बात बयान किए। वो गुल मकई के नाम से लिखती थीं ताकि उनकी शनाख्त पोशीदा रहे। इनके अल्फाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। आज हमारे स्कूल में सिर्फ 11 तालिबात आई हैं, क्योंकि तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये ब्लॉग बाद में बैनुल अक़वामी मीडिया में शाया हुआ और मलाला पहली बार आलमी सतह पर नुमाया हुई। 9 अक्टूबर 2012, वो दिन जो सब कुछ बदल दिया। मलाला अब तालिबान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। 9 अक्टूबर 2012 को जब वो स्कूल बस में सफर कर रही थी, एक तालिबान जंगजू ने बस रोकी और पूछा, तुम में से मलाला कौन है? जैसे ही मलाला ने जवाब दिया, उसने उनके सर पर गोली मार दी। गोली मलाला के सर और गर्दन से होती हुई कंधे में जा बैठी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गईं और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे, लेकिन मोजिजाती तौर पर वो बच गईं। इन्हें इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने तवील इलाज के बाद सेहतयाबी हासिल की। गोली का जवाब किताब से दुनिया को बदलने का आज़म। इस वाक़े ने मलाला को मजीद मजबूत बना दिया। 2013 में उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा में खिताब किया और कहा, एक तालिबान, एक किताब और एक कलम दुनिया को बदल सकते हैं। तालीम ही वाहिद हल है। 2004 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें नोबल अमन इनाम से नवाजा गया, जो अब तक की सबसे कम उम्र तरीन नोबल लॉरिएट बन गयी। मलाला फंड और तालीम की आलमी तहरीक। मलाला ने अपनी कहानी को दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के लिए जिद्दोजहद का जरिया बनाया। उन्होंने मलाला फंड कायम किया,
जो अब तक दुनिया भर के कई ममालिक में लड़कियों की तालीम के लिए काम कर रहा है। उनकी किताब ए आम मलाला दुनिया भर में बेपनाह मकबूल हुई, जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया। 11 साल की बहादुर ब्लॉगर से लेकर नोबल इनाम तक, मलाला यूसुफजई का गैर मामूली सफर। तालिबान के खिलाफ पहला बिलाग, एक बच्ची की बहादुरी। 2022 के मौसम बहार में जब सवात की वादी तालिबान के खौफ के साए तले कराह रही थी, एक 11 साला बच्ची ने गुल मकई के कलमी नाम से BBC उर्दू के लिए एक खुफिया डायरी लिखना शुरू की। ये डायरी दरअसल तालिबान के मजालिम की पहली दस्तावेज थी जो दुनिया के सामने आई। मलाला अपने ब्लॉग में लिखती थी, आज स्कूल जाने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मी ने कहा कि अगर डर लगे तो वेट करो, लेकिन मैंने अपनी किताबें बैग में छुपा लें। तालिबान ने हमारे 100 से ज्यादा स्कूल तबाह कर दिए हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों को तालीम हासिल करना हराम है। ये ब्लॉग असल में एक सादा सी स्कूल डायरी थी जो बैनुल अक़वामी मीडिया में ज़लज़ले की तरह फैल गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और दुनिया ने पहली बार सवात के हालात की असलियत जान ली। नोबल इनाम, तारीख साज लम्हा। 10 अक्टूबर 2014 को नॉर्वे के शहर ओस्लो में तारीख रकम हुई जब 17 साला मलाला यूसुफजई को भारतीय कारकुन कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबल अमन इनाम से नवाजा गया। वो ये एजाज हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र शख्स बन गयी। उन्होंने अपने खिताब में कहा, ये इनाम सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन लाखों बच्चों का है जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। मैं यहाँ हर इस बच्चे की नुमाइंदगी कर रही हूँ जो तालीम का हक मांगता है। हालिया खिदमात, मलाला फंड का आलमी असर। आज मलाला का कायम करदा मलाला फंड 13 ममालिक में सरगर्म अमल है। पाकिस्तान सवात में स्कूल बहाली प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान तालिबान के दौर में खुफिया स्कूल चलाना, नाइजीरिया बोको हराम से मुतासरा इलाकों में तालीमी बहाली, शाम मुहाजिर कैंपों में स्कूल कायम करना, ब्राजील गरीब बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप। 2023 तक ये फंड $50,000 से जायद लड़कियों को बराह रास्त तालीम फराहम कर चुका है। 20 ममालिक में तालीमी पॉलिसियों पर असरअंदाज हुआ है। 500 से जायद स्कूलों की तामीर या बहाली में मदद की है। जदीद दौर की मलाला, ऑक्सफोर्ड से आलमी सतह तक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फलसफा, सियासत और माशियात की डिग्री हासिल करने के बाद मलाला अब एक पुख्तकार आलमी रहनुमा बन चुकी हैं। वो माइनस अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी इल्ची के तौर पर काम करती हैं। डिज्नी के साथ लड़कियों की तालीम पर दस्तावेजी फिल्में बनाती हैं। अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ एक फ़आल कारकुन है। उनका हालिया बयान है कि मेरी जद्दोजहद सिर्फ तालिबान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हर इस सोच के खिलाफ है जो लड़कियों को पीछे रखना चाहती है। हमारी जंग जारी है। आज की मलाला एक आलमी रहनुमा है। आज मलाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और दुनिया भर में इंसानी हकूक और तालीम के लिए काम कर रही हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये हर इस इंसान के लिए उम्मीद है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। इख्तितामिया, मलाला यूसुफजई की कहानी हमें सिखाती है कि आवाज उठाना छोटी उम्र भी तब्दीली ला सकती है। हिम्मत मुश्किलात से लड़कर ही कामयाबी मिलती है। तालीम की ताकत से दुनिया बदल सकती है। मलाला ने गोली खाकर भी न सिर्फ अपनी लड़ाई जीती, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए रास्ता खोल दिया। क्या आप भी अपने अंदर की मलाला को जगाने के लिए तैयार हैं? नंबर 4, व्लादिमीर पुतिन, KGB एजेंट से रूस के बादशाह तक का सफर। व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत और हुक्मरानी को समझने के लिए हमें उनके जियोजित्सु जियोटाडोप के तजर्बे को गहराई से देखना होगा। ये महज एक जिस्मानी खेल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फलसफा हयात है जो पुतिन ने अपनी सियासी हिकमत अमलियों में ढाल लिया है। जियोटाडोप का बुनियादी उसूल ये है कि मुखालिफ की ताकत को ही इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पुतिन ने अपने सियासी कैरियर में इस उसूल को इंतहाई महारत से बरता है। मिसाल के तौर पर जब मगरबी ममालिक रूस पर माशी पाबंदियां आयद करते हैं तो पुतिन उन्हीं पाबंदियों को रूसी मईशत को खुद कफील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बैनुल अक़वामी दबाव को अपने अवाम के सामने ये साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मगरब हमेशा से रूस को कमजोर करना चाहता है। पुतिन की हिकमत अमली की एक और नुमाया मिसाल उनका लॉन्ग गेम खेलना है। जियोटाडोप में जैसे खिलाड़ी मौके का इंतजार करता है, वैसे ही पुतिन बैनुल अक़वामी मामलात में सब्र से काम लेते हैं। वो जानते हैं कि कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। 2000 पर चैदो में करीमिया पर कब्जा उसकी बेहतरीन मिसाल है। जब आलमी तवज्जो कहीं और थी, पुतिन ने मौके गनीमत जानकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने यूरोपीय सलामती के ढांचे को हिलाकर रख दिया। मीडिया कंट्रोल की जदीद तरीन तकनीकें।
पुतिन के मीडिया कंट्रोल के निजाम को समझने के लिए हमें इसके 3 अहम सतूनों का जायजा लेना चाहिए। फर्स्ट, रिवायती मीडिया का मुकम्मल कंट्रोल। रूस में तमाम बड़े टीवी चैनल्स या तो सरकारी हैं या सरकारी खैरख्वाहों के कंट्रोल में। इन चैनल्स पर नशर होने वाला मवाद इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर खबरों के प्रोग्रामों में इग्रेजन थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक ही पैगाम को मुख्तलिफ तरीकों से बार बार दोहराया जाता है। सेकंड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। रूस की ट्रोल फैक्ट्रीज दरअसल एक मुतवाज़ी मीडिया यूनिवर्स तश्कील देती हैं। यहाँ हजारों अफराद 24 घंटे काम करते हैं और मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए हुकूमत मुखालिफ आवाजों को डिस्क्रेडिट करना, सरकारी मौक़िफ़ की तायद में जाली अवामी हिमायत पैदा करना, बहसों को अपने हक में मोड़ने के लिए कमेंट सेक्शंस पर कब्जा करना। थर्ड, बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा। RT, रूस टुडे और स्पुतनिक जैसे मीडिया आउटलेट्स को खास तौर पर गैर रूसी ऑडियंसेस के लिए डिजाइन किया गया है। उनका मकसद मगरिबी मीडिया के बयानिए को चैलेंज करना और मुतबादिल बयानिया पेश करना है। दिलचस्प बात यह है कि ये आउटलेट्स अक्सर सच्चाई के बाज़ पहलुओं को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी गलत तस्वीर पेश करते हैं। यूक्रेन जंग, एक जामे तज्जिया। यूक्रेन जंग को समझने के लिए हमें इसके 3 अहम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। पहला हिस्सा, तारीखी तनाजुर और पुतिन की जहनियत। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को महज एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि रूस की तारीखी सरजमीन का आटोट अंग समझते हैं। इनका ये नजरिया कई तारीखी वाकयात और नजरियाती बुनियादों पर इस्तवार है। पुतिन के नजदीक यूक्रेन और रूस की तारीख एक ही धारे में बहती है, जिसकी जड़ें कीवन रूस की कदीम सल्तनत तक पहुँचती हैं। वो सोवियत यूनियन के इन्हदाम को 20वीं सदी की सबसे बड़ी जोग्राफियाई सियासी अलमिया करार देते हुए यूक्रेन के मगरिब की तरफ झुकाव को रूसी सलामती के लिए एक वाज़ेह खतरा तस्वुर करते हैं। पुतिन की इस सोच ने 2014 के बाद से रूसी खारजा पॉलिसी की राह मुतय्यन की है। जब यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए तो पुतिन ने इसे एक सुर्ख लकीर के तौर पर देखा। इनके ख्याल में मगरबी ताकतों का यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का मंसूबा दरअसल रूस की सरहदों को गैर मुस्तहकम करने की एक सोची समझी साजिश है। यही वो बुनियादी मुहर्रिक था जिसने बिल आखिर 2022 में मुकम्मल पैमाने पर जंग का रास्ता हमवार किया। दूसरा हिस्सा, फौजी हिकमत अमलियों का इर्तिका। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आगाज एक जदीद तर्ज की बिजली की जंग ब्लिट्जक्रीग के तौर पर किया, जिसका मकसद कई महाजों पर तेजी से पेश कदमी करते हुए यूक्रेनी मुजाहमत को कुचलना था। ताहम ये हिकमत अमली मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर नाकाम हो गई। फर्स्ट, यूक्रेनी फौज की गैर मुतवक्के मुजाहमत। सेकेंड, रूसी फौज की नाकाफी तैयारी और रसद के मसाइल। थर्ड, मगरबी ममालिक की फौरी और मौसर फौजी इमदाद। इन नाकामियों के बाद रूस ने अपनी हिकमत अमली को यकसर तब्दील करते हुए एक तवील मुद्दती जंग वॉर ऑफ अट्रिशन की तरफ रुख किया। इस नई हिकमत अमली के अहम सतून ये हैं। 1. यूक्रेन की माइशत को तबाह करना। रूस मुसलसल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, खास तौर पर बिजली घरों, पलों और नकलो हमल के निजाम को निशाना बना रहा है। इसका मकसद न सिर्फ यूक्रेनी अवाम की मोराल को तोड़ना है बल्कि मुल्क को माशी तौर पर मफलूज करना भी है। 2. मगरबी हिमायत को थका देना। पुतिन का मानना है कि वक्त गुजरने के साथ मगरबी ममालिक यूक्रेन की हिमायत से थक जाएंगे। वो खास तौर पर यूरोप में तवानाई के बहरान और मुआशी मुश्किलात को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 3. तवानाई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल। रूस ने यूरोपीय यूनियन को गैस की फराहमी को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगरचे इस हिकमत अमली ने कुछ हद तक बैकफायर किया है, लेकिन ये अब भी रूसी असर और रसूख का अहम जरिया है। तीसरा हिस्सा, आलमी रद्द-ए-अमल और उसके असरात। यूक्रेन जंग ने बैनुल अक़वामी बरादरी को कई गिरोहों में तकसीम कर दिया है। मगरबी ममालिक, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने इंतहाई सख्त माशी पाबंदियां आयद की हैं और यूक्रेन को भारी फौजी इमदाद फराहम की है। उन्होंने रूस को बैनुल अक़वामी मालियाती निजाम से काटने की भी कोशिश की है। चैन, बीजिंग ज़ाहिरी तौर पर गैर जानिबदार रहा है, लेकिन खुफिया तौर पर रूस को सियासी और माशी हिमायत फराहम कर रहा है। चैन इस बहरान को मगरबी ताकतों को कमजोर करने के मौके के तौर पर देख रहा है। थर्ड, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका। ज्यादातर ममालिक ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है। कुछ ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मज़म्मत से गुरेज किया है, जो आलमी जुनूब में रूस के लिए कुछ हिमायत की निशानदही करता है। 4. खलीजी ममालिक। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक ने दोनों अतराफ के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं।
उन्होंने तेल की पैदावार बढ़ाकर रूस पर दबाव कम करने में मदद की है। चौथा हिस्सा, पुतिन की मुवासलाती हिकमत अमली। पुतिन ने इस जंग को रूस बमुकाबला नेटो के तनाजुर में पेश करने की कोशिश की है। रूसी प्रोपेगेंडा मशीनरी मुसलसल ये पैगाम देती है कि एक, ये जंग दरअसल रूस के वजूद के लिए है। 2, मगरबी ताकतें रूस को तबाह करना चाहती हैं। 3, यूक्रेन महज मगरिब का एक आलाकार है। इस पैगाम रसानी का मकसद रूसी अवाम की हिमायत हासिल करना और जंग के लिए अवामी हिमायत को बरकरार रखना है। दिलचस्प बात यह है कि इस हिकमत अमली ने किसी हद तक कामयाबी हासिल की है और रूसी मुआशरे में जंग के हामियों की तादाद निस्बतन ज्यादा है। पांचवां हिस्सा, जंग के मुमकिना नताइज और मुस्तकबिल के इम्कानात। यूक्रेन जंग के मुमकिना नताइज के बारे में कई सिनारियो ज़ेर गौर हैं। फर्स्ट, रूस की जुज़वी कामयाबी। अगर रूस मशरक़ी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है तो पुतिन इसे फतह के तौर पर पेश कर सकते हैं। सेकंड, तवील मुद्दती जमूद। जंग का मौजूदा रुख जारी रह सकता है जिससे दोनों ममालिक को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। थर्ड, बैनुल अक़वामी मुदाखलत। अगर जंग मजीद फैलती है तो इसमें मजीद ममालिक शामिल हो सकते हैं जो एक वसी तर तनाज़े का बाइस बन सकता है। आखिरी तज्ज़िया और नताइज। व्लादिमीर पुतिन की कामयाबी का राज उनकी लचकदार लेकिन मुस्तहकम हिकमत अमली में पोशीदा है। वो जानते हैं कि कब जारहाना होना है और कब पीछे हटना है। उनकी मीडिया मुहिम और यूक्रेन जंग से निमटने का तरीका जाहिर करता है कि वो एक तवील मुद्दती खेल खेल रहे हैं जहां फौरी फतह से ज्यादा मुस्तकिल कंट्रोल अहम है। ताहम यूक्रेन जंग ने रूस को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया है और मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। पाबंदियों के तवील मुद्दती असरात, फौजी इखराजात का बोझ और मगरबी टेक्नोलॉजी तक रसाई का फुकदान रूस के लिए संगीन चैलेंजेस हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पुतिन की ये हिकमत अमली आखिरकार कामयाब होगी या ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती साबित होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये तनाज़ा न सिर्फ यूक्रेन और रूस के मुस्तकबिल का फैसला करेगा बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक नया आलमी निज़ाम तश्कील देगा। शख्सियत नंबर 5, वो शख्स जिसने चाइना को सुपर पावर बनाया। शी जिनपिंग, जिन्होंने जदीद चीन की तश्कील 9 की 15 जून 1953 को बीजिंग में एक मुमताज सियासी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद शी जोंगशॉन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रहनुमा थे जिसने शी जिनपिंग को बचपन से ही सियासी शऊर और क़यादत की तरबियत दी। इनका सियासी सफर 1980 की दिहाई में शुरू हुआ जब उन्होंने मुख्तलिफ सूबाई ओहदों पर काम करते हुए अपनी मेहनत, ईमानदारी और अवामी खिदमत के जज्बे से नुमाया मकाम हासिल किया। 2012 में चाइना के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने के बाद शी जिनपिंग ने चाइना को एक नई सिमत दी। इनकी क़यादत में चाइना ने काबिल ज़िक्र कामयाबियां हासिल की। करप्शन के खिलाफ तारीखी मुहिम चलाई जिसमें हजारों बदउनवान अफसरान को गिरफ्तार किया गया। चाइना की मईशत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बनाया। फौजी जदीदकारी के प्रोग्रामों के जरिए चाइना को एक आलमी फौजी ताकत बनाया। टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद कफालत हासिल की। तारीखी गुर्बत खत्म करने के प्रोग्राम के जरिए 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आलमी सतह पर चाइना के असर और रसूख में इजाफा किया। शी जिनपिंग की दौरंदेश क़यादत ने चाइना को 21वीं सदी की सुपर पावर बनाने में फैसला कुन किरदार अदा किया है। उनकी पॉलिसियों और विजन ने न सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया के सियासी व इक्तिसादी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। चाइना की तारीख में शी जिनपिंग का नाम एक अजीम मुस्लाहा और जदीद चीन के मेमार के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। पॉलिसियां जिन्होंने तारीख बदली और बेल्ट एंड रोड मंसूबा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइना के सदर शी जिनपिंग का एक तारीखी और वसी पैमाने पर आलमी मंसूबा है जो न सिर्फ कदीम शाहराह रेशम की तिजारती रवायात को जिंदा करता है बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जदीद बुनियादी ढांचे, तिजारती रास्तों और इक्तिसादी ताउन के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है। इस मंसूबे के तहत चाइना ने 70 से जायद ममालिक में सड़कों, रेलवे नेटवर्क्स, बंदरगाहों, पावर प्लांट्स और दीगर तरक्याती मंसूबों पर खरबों डॉलर की सरमायाकारी की है, जिससे न सिर्फ आलमी तिजारत में चाइना का मरकजी किरदार मजबूत हुआ है बल्कि तरक्की पजीर ममालिक को भी मुआशी तरक्की, रोजगार के मौके और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हुई है। इसके अलावा BRI ने चाइना की जियो सियासी असर रसूई को भी बढ़ाया है जिससे वो एक आलमी क़यादत करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। ताहम बाज़ तनकीद निगारों का ख्याल है
कि ये मंसूबा कुछ ममालिक पर कर्जों का बोझ बढ़ा सकता है। चाइना इसे विन विन की शराकतदारी करार देता है, जो तमाम शराकतदार ममालिक को फायदा पहुंचाता है। मुख्तसरन BRI न सिर्फ शी जिनफंग की दूरअंदेशी की अक्कासी करता है, बल्कि 21वीं सदी की आलमी मुआशी और सियासी तब्दीलियों में एक अहम मोड़ साबित हो रहा है। सेकंड, टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफालत। शी जिनफंग की क़यादत में चाइना की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, जिसने मुल्क को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के शोबे में आलमी सतह पर एक खुद मुख्तार और मोतबर ताकत बना दिया है। चाइना ने मसनूई ज़हानत, AI, 5G नेटवर्क्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स और खलाई टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली तरक्की करके दुनिया भर में अपनी बरतरी साबित की है। हवावे, ZTE और SMIC जैसी कंपनियों ने न सिर्फ चाइना को टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफालत दी है, बल्कि आलमी सतह पर भी चाइनीज टेक्नोलॉजी को तस्लीम करवाया है। खास तौर पर 5G टेक्नोलॉजी में हवावे का आलमी गलबा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खुद कफालत की कोशिशें चाइना को अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के मुकाबले में मजबूत पोजीशन में ला खड़ा करती हैं। खलाई तहकीक के मैदान में चाइना ने चेंगी खापांतच मिशन के जरिए चांद से नमूने वापस लाने, तियानवेन मिशन के तहत मरीख पर अपना रोबोटिक रोवर उतारने और खुद मुख्तार खलाई स्टेशन त्यांगोंग स्पेस स्टेशन तामीर करके अपनी खलाई महारत का लोहा मनवाया है। ये तमाम कामयाबियां न सिर्फ चाइना की साइंसी व तकनीकी सलाहियतों को जाहिर करती हैं, बल्कि उसे अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी खलाई ताकतों के बराबर ला खड़ा करती हैं। शी जिनफंग की हिकमत अमली के तहत चीन ने मेड इन चाइना 2025 जैसे प्रोग्रामों के जरिए टेक्नोलॉजी में मुकम्मल खुद इन्हिसारी हासिल करने की तरफ तेजी से पेशरफ्त की है, ताकि वो किसी भी बैरूनी पाबंदियों या दबाव से मुतासिर हुए बगैर अपनी तरक्की जारी रख सके। मुख्तसरन, टेक्नोलॉजी के शोबे में चाइना की खुद कफालत न सिर्फ उसकी माशी और फौजी ताकत को बढ़ा रही है, बल्कि उसे 21वीं सदी की आलमी सुपर पावर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निजात दिलाना शी जिनफंग की क़यादत में चीन का एक ऐसा अजीम कारनामा है, जिसने इंसानी तारीख के सबसे बड़े मुआशी मुआवजे को जन्म दिया है। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान चीन ने अनथक मेहनत, जामे पॉलिसियों और मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के जरिए अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंतहाई गुर्बत से निकालकर मुआशी इस्तेहकाम तक पहुंचाया। 2020 में चाइना ने बाकायदा ऐलान किया कि उसने मुतलक गुर्बत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है, जो न सिर्फ चाइना बल्कि पूरी इंसानियत की एक बड़ी फतह है। इस तारीखी कामयाबी के पीछे देही तरक्की के खसूसी मंसूबे, सेहत व तालीम की सहूलियात की फराहमी, रोजगार के नए मौके और सनती व ज़रूरी तरक्की जैसे इक़दाम कार फरमा रहे हैं। चाइना ने गरीब इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और छोटे कारोबारों को सपोर्ट फराहम करके लाखों खानदानों को मुस्तहकम मईशत से जोड़ा। इसके अलावा टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन जैसे प्रोग्रामों के तहत गरीब तरीन लोगों तक बराह रास्त मदद पहुंचाई गई, जिसमें मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलियात और कर्जे जैसी मुआवनत शामिल थी। ये मंसूबा सिर्फ आदाद-ओ-शुमार की कामयाबी नहीं, बल्कि इंसानी वक़ार और खुशहाली की बहाली की एक लाजवाल दास्तान है, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती। शी जिनफंग की क़यादत में चाइना ने साबित किया कि मुस्तहकम हुकूमती अज़्म, दुरुस्त पॉलिसियाँ और अवामी ताउन से गुर्बत जैसी बड़ी लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। ये कामयाबी न सिर्फ चाइना के लिए फ़ख्र का बाइस है, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक रोशन मिसाल की हैसियत रखती है। आलमी सतह पर चाइना का असर और रसूख और मुस्तकबिल के चैलेंजेस। शी जिनफंग की क़यादत में चाइना ने एक ऐसी आलमी ताकत के तौर पर उभरना शुरू किया है, जो न सिर्फ इक़्तिसादी और अस्करी लिहाज से मजबूत है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी, मौसमियाती तब्दीली और आलमी तिजारत जैसे अहम मामलात में भी फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है। चाइना, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन है, ने अपनी पुरअमन तरक्की की पॉलिसी के तहत दुनिया भर में अपना असर और रसूख बढ़ाया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए 100 से ज़ायद ममालिक के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की तश्कील और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ SDGs में अहम किरदार अदा करके चाइना ने साबित किया है कि वो सिर्फ अपने मफादात का नहीं, बल्कि आलमी इस्तेहकाम का भी ख्याल रखता है। ताहम चीन को कई चैलेंजेस का भी सामना है, जिनमें अमेरिका के साथ तिजारती व टेक्नोलॉजी जंग, ताइवान का हसास मसला, जनूबी चीन समीर में तनाज़ुआत और मुल्क के अंदर माशी अदम मसावात शामिल हैं। इन तमाम मसाइल के बावजूद शी जिनफंग की मजबूत क़यादत, चाइना ड्रीम का वाज़ेह विजन और सोशलिस्ट जदीदियत के रास्ते पर गामजन होने का अज़म चाइना को आने वाले सालों में भी एक मुस्तहकम आलमी क़ुव्वत बनाए रखने की ज़मानत देता है। इख्तितामिया, शी जिनफंग ने चीन को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया है।
इनकी क़यादत, मेहनत और वज़न ने चीन को दुनिया का एक मजबूत और खुद मुख्तार मुल्क बना दिया है। आने वाली दिहाइयों में चीन का असर और रसूख और बढ़ता रहेगा।